नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 40 वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का टाइम टेबल जारी हो चुका है फाइनल परीक्षा का और 20 तारीख के दिन आप लोगों का विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो आप लोगों के पास बहुत कम समय है, तो जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको याद कर लोगे तो 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में यहाँ से रहेगा। तो अच्छे से वीडियो को पूरा देखना और एक एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से याद करना, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बाबू समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये परीक्षा में पूछेगा तो आप लोग टिक लगा देना अनंत पर। अब देख लेना ऑप्शन नंबर कहाँ है जिसमें अनंत लिखा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा और पहला का। दूसरा नंबर बाबू क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र है, दर्पण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो दूसरा का भी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/v + 1/u बराबर में 1/f, ये हमारा दर्पण सूत्र होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना वो बाबू लेंस सूत्र होता है। वो किसका सूत्र होता है, तो वो लेंस का सूत्र होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है जो बी नंबर में दिया है वो, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ये क्वेश्चन है बाबू कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा का भी आंसर आपका यही नंबर मिलेगा, ठीक है, इसे याद रखना। अगला बाबू क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का बाबू 2 नियम होता है। प्रकाश के परिवर्तन का कौ नियम होता है, तो 2 नियम होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। बाबू अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बाबू परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग याद किए हैं कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि आई बराबर आर हमारा होता है। तो हमारा आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही उत्तर मिलेगा। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है 6 नंबर कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो बाबू प्रकाश तरंग जो होता है ना वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश जो होता है ना वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है, जिसको इंग्लिश में विद्युत में मैग्नेटिक वेव से बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव बोलेंगे, इसको याद रखना। आंसर मिल जाएगा 6 का बी नंबर। अगला बाबू क्वेश्चन आपका 7 नंबर है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बाबू समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, उसमें वास्तविक नहीं होता है। बहुत लड़के देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में ए और बी दोनों दिया है ना, तो उस पर दोनों पर टिक लगा देंगे, लेकिन आप लोग दोनों पर टिक मत लगाना, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। काल्पनिक को आभासी भी ऑप्शन में लिख सकता है, ठीक है ना, आभासी भी देख लेना, आभासी भी लिख सकता है, क्योंकि काल्पनिक को ही हम लोग आभासी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया, दर्पण आपका उत्तल है तो फोकस दूरी प्लस में ही होना चाहिए, प्लस में ही होना चाहिए। तो बाबू त्रिज्या दिया कितना 32 सेंटीमीटर, तो आपको पता है ए बराबर फार्मूला होता है r/2। तो बाबू r का मान है 32 और आपका बाटा में 2 है, तो कट जाएगा कितना बार में 16 बार में, तो f का मान 16 मिल जाएगा। और प्लस वाले पर टिक लगा ना, क्योंकि आपका दर्पण उत्तल है। अगर यहाँ पर उत्तल की जगह अवतल लिखता ना तो हमारा डी नंबर वाला आंसर मिलता, लेकिन हमारा आंसर तो सी नंबर वाला मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा गलती मत करना एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। बाबू हजामत के लिए ना, हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जब आप लोग दाढ़ी बनाने जाते हो, बाल कटवाने जाते हो सैलून की दुकान में, तो आपके सामने जो मिरर लगा होता है ना वो क्या होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। अगला क्वेश्चन है बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब। बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसका आंसर होगा ए नंबर। बी नंबर पर टिक मत लगाना, क्योंकि बी नंबर में दिया है ए और सी नंबर में दिया ए और बी दोनों, ये सी नंबर वाला आंसर नहीं होगा बाबू, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों दिया है ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ हमारा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब भले ही उल्टा होगा, लेकिन काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो बाबू गोलीय दर्पण में फोकसांतर f बराबर और उसकी वक्रता त्रिज्या r/2 में संबंध यही होता है, a बराबर r/2। अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा a बराबर r/2 टिक लगाना, अगर ऐसा नहीं दिया होगा ना तो देखो ऐसा दिया होगा 2 में f में गुणा कर दिया होगा तो 2f बराबर r मिल गया होगा, ऐसा ऑप्शन में दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा आप देख लेना। तो 2f बराबर r देखो दिया, देखो ऑप्शन नंबर देखो ध्यान से, तो ऑप्शन में एक को ध्यान से देखो 2a बराबर r दिया है ना, मतलब कि ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सही है कि नहीं बाबू, ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है।
अगला बाबू हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल होता है। बाबू जब मधुमक्खी हमको डंक मारती है ना तो हमको बहुत तेज जलन होती है, उस जिस जगह पर डंक मारते हैं उसको खुजलाने लगते हैं तो वहाँ पर लाल जैसा फुसली जैसा हो जाता है, फुंसी जैसा, तो दर्द होता है, जलन होता है, लाल सा जैसा हो जाता है। तो देखो वो जो अम्ल होता है ना वो मेथनोइक अम्ल होता है और उसी कारण आपको दर्द और जलन महसूस होता है। तो आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू आपका 13 नंबर, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 के कारण ना अम्ल वर्षा होती है, SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 13 का। अगला आपका क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो बहुत क्षारकीय होता है, ये क्षारीय होता है। टूथपेस्ट जो हम लोग मंजन करते हैं ना, दंत मंजन करते हैं, उसका जो टूथपेस्ट होता है ना वो क्षारीय होता है ना, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। बाबू अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान बाबू 7 से कम होता है, 7 से कम में 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4, 3 ये सब आ जाएगा, यानी कि 7 से कम ही आपको लेना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान। बाबू शुद्ध जल का पीएच मान आपको बताना है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आप लोग इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो बाबू आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करते हैं। इसे आप लोगों को हर हालत में याद कर लेना है, हर हालत में आप लोगों को इसे याद कर लेना है। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है 18 नंबर कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान। तो अगर कोई लाल से नीला करेगा ना तो वो क्षारीय होगा और क्षारीय विलयन का मान आपका 7 से अधिक होता है। तो अगर आप देखो ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो ऑप्शन में अगर अम्लीय दिया होगा, क्षारीय दिया होगा, उदासीन दिया होगा, तो ऐसे इस स्थिति में आप लोग क्षारीय पर टिक लगाना है। लेकिन अगर उसका मान दिया होगा तो देखना कि क्षारीय का मान कहाँ पर है, तो 10 जो है ना वो क्षारीय विलयन को सूचित करता है, तो आपका 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान केवल और केवल 7 होता है, ना ही 7 से ज़्यादा होगा ना ही 7 से कम होगा, एक्यूरेट 7 होगा, ठीक है। अगला बाबू क्वेश्चन आपका 20 नंबर कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को देगा। तो देखो 7 से अधिक कौन है, देखो 13 है ना, तो ये क्षारक विलयन का मान देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू 21 नंबर है। 21 नंबर है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है। तो बाबू 10.5 होता है, इस एक्यूरेट होता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। 10.5 होता है, एक्यूरेट होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। मैं बाबू आपको मैं बता दूँ, आप लोगों को पता होगा कि परीक्षा का अंतिम समय चल रहा है, बहुत कम समय है, लेकिन आप लोग की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, मेरे को पता चल रहा है। तो बाबू आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग ना ऑल सब्जेक्ट का मेरे से ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, वायरल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो परीक्षा में लड़ने वाला होगा वो मेरे से ले लीजिए। मात्र बाबू 199 रुपये हम दे रहे हैं। बाबू देख लो, ये पढ़ाई का मामला है, इसमें कंजूसी मत करना। अगर इसमें कंजूसी करोगे तो रिजल्ट में भी दिक्कत हो सकती है, रिजल्ट भी आपका खराब हो सकता है। तो आप 199 रुपया पेमेंट करके मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ले लीजिए। अब कैसे पेमेंट करना है, देखो पेमेंट तो ऑलरेडी हर कोई कर देगा, गूगल पे, पेफोन, पेटीएम हर कोई चलाता ही है। तो आप मैं जो नंबर दे रहा हूँ ना उस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखाना, मैं आपको सभी विषय का वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूंगा, बस उसको याद करना, पूरा एग्जाम में लड़ जाएगा, ठीक है ना। ये बाबू मेरा पर्सनल नंबर है 969377, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। जब आप पेमेंट करोगे ना तो इसी नंबर पर व्हाट्सअप पर उसका स्क्रीनशॉट दिखा देना पेमेंट वाला, ताकि मैं आप लोगों को पीडीएफ दे सकूं। और पीडीएफ देने के बाद ना आप लोगों का वो नंबर अपने पेड ग्रुप में जोड़ दूंगा। अब समझ सकते हो कि जिस ग्रुप में आपको नंबर वो जोड़ूंगा ना, वो ग्रुप आपको बहुत काम देगा एग्ज़ाम में ना, जो पेपर मतलब कि आता है एग्ज़ाम के समय में, वहाँ पर भी आपको मदद मिलेगा, मतलब कि हर दृष्टि से मदद आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय दर्शाता है। तो जो सबसे कम होगा ना वही होगा, सबसे कम वाला सबसे अधिक विलयन का मान दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 का, ठीक है।
23 नंबर बाबू आपका क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बाबू दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा ना, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसे आप लोगों को याद रखना है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है, इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है। ये क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। बाबू प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर बाबू बी वाला हो जाएगा, सोडियम Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट, इसको डेकाहाइड्रेट बोलेंगे, याद रखना इसे, ठीक है। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो बाबू ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा K2SO4, ये आपका लवण है। ऑप्शन नंबर ए तो आपका अम्ल हो जाएगा, और बी और डी के अंत में OH है तो ये आपका भस्म हो जाएगा, यानी कि क्षार हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है? तो बाबू जब आप लोग जिप्सन को गर्म करोगे ना, जिप्सन को जैसे ही आप लोग गर्म करोगे तुरंत आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की उत्पत्ति मतलब कि देखने को मिल जाएगी, उसकी उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक ना। तो याद रखना, जिप्सन को हम लोग गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू 28 नंबर कि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? बाबू खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खरिया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 28 का। अगला आपका क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बाबू संगमरमर का भी वही रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जो आपका खरिया का होता है, सेम टू सेम उसका भी होता है, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। बाबू नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र पेंटाहाइड्रेट होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर वाला, इसे याद रखना ध्यान से, ठीक है। अब बाबू अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। बाबू चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया ना, यही हमारा चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, इससे आप लोगों को याद रखना है। C12H22O11 ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला बाबू हमारा क्वेश्चन है निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन है? ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे ना, चूना पत्थर, इसका सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे आप लोग बी को, इसका भी सूत्र होता है खरिया का CaCO3। सी को देखेंगे, इसका भी सूत्र होता है CaCO3। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है, इसका ये सूत्र होता है। तो सबसे अलग आपका डी नंबर है, मतलब कि ये हमारा विजातीय यौगिक होगा जो सबसे अलग है, तो हमारा डी नंबर वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला बाबू क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो साइन आई बटे साइन आर होता है। ध्यान से देखना, पहले साइन आई ऊपर होगा, फिर आपका साइन आर नीचे होगा, साइन आर आपका क्या होगा? साइन आर आपका नीचे होगा, याद रखना, ये आपका आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बाबू हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, सबसे अधिक होता है हीरा का अपवर्तनांक, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 35 नंबर कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी कहते हैं? तो अभिसारी बाबू हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं, इसे याद रखना है, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी कहते हैं और अवतल को अपसारी कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, आपको बताना है कि निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं। आप लोगों को ऑप्शन में कैपिटल डी भी दे सकता है, कैपिटल डी के अलावा आपको प्रति मीटर भी दे सकता है, ऐसे मीटर देगा, माइनस में भी दे देगा, नहीं तो आपको 1/m के भी रूप में दे सकता है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। ये तीनों आपको याद रखना है, चारों, ठीक है। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक यानी प्लस होगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, ठीक है ना। तो आपका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो बाबू आपका हो जाएगा हवा, हवा में प्रकाश की जो चाल होती है ना सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर है, ध्यान से देखना, 39 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए जो दृष्टि का स्थायित्व होता है ना, वो 1/16 सेकेंड का होता है, 1/16 सेकेंड का आंसर आपका 39 का बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है।
अब देखिए बाबू आपका 40 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बाबू अगर बनाना है ना तो आपके आँख पर रेटिना पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? तो रेटिना पर बनेगा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो बाबू रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। रेटिना को हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं, याद रखना। अगर रेटिना ना दे तो दृष्टि पटल भी आप लोग ठीक लगा सकते हो, दृष्टि पटल, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, यानी कि दृष्टि पटल पर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको अच्छे से याद कर लेना आप लोग।